सर मैं ये कह रही थी, मैं लास्ट लेक्चर नहीं लूँगी आज। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है मेरी? आज भी आपकी मैथ्स की क्लास नहीं लगेगी, बाकी प्रदीप सर बता देंगे आपको चैट के थ्रू, ठीक है। हम कल पढ़ रहे थे प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए डेबाई हकल प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए डेबाई हकल समीकरण। आवाज आ रही है ना मेरी? कल मैं बात कर रही थी आप लोगों से, मैंने कहा था कि मैंने ये कहा था कि जितनी भी अब तक आपने थ्योरी पढ़ी है विद्युत अपघट्य से रिलेटेड, इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड, तो आपने उन सब में पढ़ा है कि सारे के सारे दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए ही पढ़ते थे ना अपन। लेकिन मैं कल इसके बारे में बता चुकी थी हल्का सा कि अब तक जो कोलेराउस, आरेनियस, ओस्टवाल्ड, इन्होंने इतना ही कहा है। क्या कहा है इन्होंने ये कहा है भाई कि तनुता का प्रभाव प्रबल विद्युत अपघट्य पर नहीं पड़ता है। यही पढ़ा है ना? यानी कि मैंने अभी कल परसों जो हम लास्ट के 3-4 दिनों से डिस्कशन कर रहे हैं, सब में यही पढ़ा है कि भाई दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए तनुता बढ़ाने पर चालकताओं के मान बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, यही हमने पढ़ा है। लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्यों के बारे में ये कहा गया है भाई कि इन पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये कहा गया है कि इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि सांद्रता आप चाहे बढ़ाओ चाहे कम करो, इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बाद में डिबाई और हकल ने कहा कि जो आप दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए पढ़ते हो कि दुर्बल विद्युत अपघट्य पर कोई भी सांद्रता का इफेक्ट तरुता बढ़ाने के साथ चालकताएं बढ़ती जाती है, वैसे ही सेम प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए भी तनुता का प्रभाव बिल्कुल पड़ता है। और इन्होंने ये प्रूव भी किया है, बिल्कुल पड़ता है प्रभाव। इन्होंने इसे प्रूव भी किया है। इन्होंने कहा कि आप दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन के लिए पढ़ते हो, तो उसमें पढ़ते हो कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन से चालकताओं के मान बढ़ते हैं, यानी कि आयनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ कंडक्टिविटी के मान बढ़ते चले जाते हैं। ये हम पढ़ते आए हैं अब तक। लेकिन बाद में डिबाई हकल ने कहा कि प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए इस चीज का चालकता जो है वो कभी भी आयनों की संख्या पर निर्भर नहीं करती है, आयनों की संख्या पर निर्भर नहीं करती है भाई। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए आपने क्या पढ़ा? दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए आपने पढ़ा कि जैसे जैसे आप आयनों की संख्या बढ़ाते जाओगे चालकता के मान में वृद्धि होती चली जाएगी। इन्होंने कहा कि फर्क तो पड़ता ही है, लेकिन आयनों की संख्या पर चालकता प्रभावित नहीं होती है। तो फिर बड़े ही आश्चर्य की बात है, तो फिर किसकी वजह से चालकता को इन्होंने इफेक्टिव बताया? तो इन्होंने कहा कि आयनों के मध्य उपस्थित अंतर आयनिक बल जो लगता है, ये मेन थ्योरी है अब आगे। कि अब तक तो हम पढ़ते आए हैं भाई कि आयनों की संख्या, नंबर ऑफ आयंस, लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए आयन से फर्क नहीं पड़ता, केवल और केवल किससे फर्क पड़ता है? अंतर आयनिक बल से। तो देखो कैसे। इन्होंने कहा कि अगर आप प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए बात कर रहे हो तो मैंने इसमें NaCl ले लिया है, सोडियम क्लोराइड। इनके अकॉर्डिंग
प्रबल विद्युत अपघट्य जो हम पढ़ते आए हैं अब तक, प्रबल विद्युत कोलेराउस, आर्रेनियस और ओस्टवाल्ड के अकॉर्डिंग प्रबल विद्युत अपघट्य प्रत्येक सांद्रता पर पूर्णतः वियोजित होने चाहिए। पर डिबाई हकल ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, प्रत्येक सांद्रता पर पूर्णतः वियोजित होते ही नहीं है प्रबल विद्युत अपघट्य। तो फिर कैसे? तो फिर होता क्या है कि जैसे मानो यहाँ 5 NaCl के अणु पड़े हुए हैं, तो जैसे ही आप 5 NaCl को डालोगे तो वो टूटेंगे Na+ और Cl- में, Na+ और Cl- में, Na+ और Cl- में। तो होगा क्या? अब ये आयनों की संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन Na+ और Cl- एक दूसरे के बीच लगाएंगे अट्रैक्शन फोर्स। उस आकर्षण बल की उपस्थिति के कारण सोडियम और क्लोरीन बिल्कुल एक दूसरे के पास आने का प्रयास करेंगे। और अगर सोचो कि अगर वो पास आने का प्रयास करेंगे तो चालकताओं में कमी होगी या वृद्धि? मुझे तो बस इतना बताओ, जब आयन एक दूसरे के पास आएंगे तो चालकता में वृद्धि होगी या कमी? बताओ, पहले तो मुझे इस चीज का आंसर दो। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ध्यान रखना, ऑब्वियस सी बात है कि अंतर आयनिक बलों की उपस्थिति के कारण Na+ और Cl- के बीच लगेगा अट्रैक्शन फोर्स। इस आकर्षण बल की वजह से Na+ और Cl- के आयन जो होंगे वो एक दूसरे के नजदीक आने का प्रयास करेंगे। इस एक दूसरे के नजदीक आने के कारण, एक दूसरे के नजदीक आने के कारण और अंतर आयनिक बलों की उपस्थिति के कारण चालकता में हो जाएगी कमी। क्या होगी बताओ? चालकता में कमी होगी या नहीं होगी? कहने का मतलब मुझे जरा ये बताओ, विलयन जितना सांद्र होगा आयनों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? विलयनों की विलयन की सांद्रता में वृद्धि के साथ साथ आयनों की संख्या साफ बढ़ेगी। ये लाइन याद रखना बस, और कुछ भी नहीं है डिबाई हकल की थ्योरी। आयनों की संख्या बढ़ेगी देन इंप्लाइज दैट अंतर आयनिक बल के मान में होगी वृद्धि। अंतर आयनिक बल के मान में होगी वृद्धि। अंतर आयनिक बल के मान में वृद्धि होगी तो आयन आएंगे एक दूसरे के नजदीक, और आयन एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो चालकता में होगी कमी। समझ गए? यानी कि कहने का मतलब जो और वैज्ञानिक कह रहे थे वो बिल्कुल क्रैश करे ये चीज। वो कहते थे कि प्रबल विद्युत अपघट्य प्रत्येक सांद्रता पर पूर्णतः वियोजित होते हैं। बिल्कुल नहीं है। विलयन को जितना सांद्र करोगे आयनों के वियोजन की संख्या उतनी बढ़ेगी। उन्होंने कहा है प्रत्येक सांद्रता पर वियोजित रहेंगे। मतलब क्या है कि कहने का ये हुआ कि NaCl का अणु अगर एक हो और उसकी अनंत तनुता कर दे तो क्या NaCl पूर्णतः वियोजित है? बिल्कुल नहीं है। किसने कह दिया पूर्णतः वियोजित है? प्रबल विद्युत अपघट्य है। डिवाई हकल ने कहा कि अगर विलयन तनु होगा, अगर विलयन तनु होगा तो बताओ भाई, तनुता बढ़ाओगे आयनों की संख्या, आयनों की संख्या में बताओ भाई वृद्धि होगी या कमी? आयनों की संख्या में वृद्धि होगी या कमी? बताओ, आयनों की संख्या में वृद्धि होगी या कमी? आयनों की संख्या में वृद्धि होगी। कोलेराउस का नियम भी तो फॉलो करना पड़ेगा। आयनों की संख्या में वृद्धि होगी बच्चों, लेकिन उससे कहीं ज्यादा विलयन का आयतन बढ़ जाएगा। और अगर विलयन का आयतन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है अंतर आयनिक बल, अंतर आयनिक बल जो है उसके मान में आएगी कमी। उसके मान में कमी आएगी तो चालकताओं के मान क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। समझ में आ गया? यानी कि विलयन जितना सांद्र होगा, लेकिन ध्यान रखना प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए
विलयन जितना सांद्र होगा चालकता में होगी कमी। बिल्कुल सेम वैसे ही इफेक्ट कर रहा है जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए करता है। इन्होंने इस प्रभाव को समझाने के लिए 3 अवधारणाएं दी। इन 3 अवधारणाओं को दिमाग में जिंदगी भर रखना है आपको। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? इन 3 कंसेप्ट को समझाने के लिए डिवाई हकल ने पहले तो कहा आयनिक परिमंडल, उसके बाद इन्होंने आयनिक परिमंडल को समझाते हुए असम्मित प्रभाव को समझाया, और असम्मित प्रभाव को समझाने के बाद इन्होंने समझाया इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव को। इन तीनों प्रभावों का यूज करते हुए डिवाई और हकल ने एक इक्वेशन दी जिसे डिवाई हकल ऑनसेगर इक्वेशन कहते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि यहां तक ये चीज समझ में आ गई, सांद्रता कैसे प्रभावित होगी? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ भाई। देखो, सबसे पहले बात करेंगे आयनिक परिमंडल की। देखो भाई, ध्यान से मेरी एक एक कंसेप्ट को कान खोल के सुनना, क्योंकि अगर ये यहां नहीं सुना तो जिंदगी भर कॉपियों से पढ़ते रह जाना, एक भी चीज समझ में नहीं आएगी। ध्यान रखना। देखो, कंसेप्ट वाइज चल रही हूं, विदाउट कंसेप्ट में कोई बात नहीं कर सकती। देखो भाई, अभी मैंने इसमें डाले हुए हैं आयन। मैं क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए सबसे सिंपल NaCl समझती हूं, तो मैं NaCl ही ले रही हूं। NaCl पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा देखो, मुझे जरा बता सकते हो कि कौन कौन से बल कार्य करेंगे? पहला बल तो समझने की कोशिश करना मेरी बात। यहां पे NaCl इस पात्र के अंदर डाला हुआ है मैंने। सोडियम पर चार्ज है पॉजिटिव और Cl पर चार्ज है नेगेटिव। तो एक तो बल, इन दोनों के मध्य लगने वाला जो अंतर आयनिक बल है, एक तो बल कार्य करेगा जो इनके मध्य लगने वाला अंतर आयनिक बल है, जो कि इन्हें व्यवस्थित संरचना में लाने का प्रयास करता है। समझाऊंगी अभी, 1 मिनट बस ये मेरी बात सुन लेना, ठीक है? वेरी गुड। एक तो बल कार्य करेगा अट्रैक्शन फोर्स, और एक बल कार्य करेगा कि ये कण जब परस्पर टक्कर करेंगे, मेरी चौक देखो कहां रखी हुई है, जब ये कण परस्पर टक्कर करेंगे तो ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगी। ऑब्वियस सी बात है भाई, 2 पत्थरों को टकरा के बता दो ऊर्जा उत्पन्न ना हो तो बताना। पहले जब आदि मानव हुआ करते थे, उन्होंने आग की उत्पत्ति ऐसे ही तो की थी, 2 पत्थरों को आपस में टकराकर आग की उत्पत्ति की थी। ऐसे ये भी है भाई कि एक तो बल कौन सा है जो इन्हें, इनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, जो इन्हें व्यवस्थित संरचना में लाने का प्रयास करेगा, और दूसरा बल कौन सा है, इनके मध्य टक्करों से उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मीय ऊर्जा है उसके कारण काम करेगा प्रतिकर्षण बल। करेगा कि नहीं करेगा? बताओ भाई, करेगा कि नहीं करेगा? यानी कि एक तो इनको पास लाने का प्रयास कर रहा है और दूसरा बल इन्हें एक दूसरे से दूर ले जाने का प्रयास कर रहा है। तो आप कल्पना कर सकते हो कि स्ट्रक्चर कुछ क्या बनेगी इस पात्र के अंदर। Na+ के चारों ओर आखिर इकट्ठे हो जाएंगे Cl-। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? Na+ के चारों ओर आकर इकट्ठे हो जाएंगे Cl-, और Cl- के चारों ओर कौन से आयन आकर इकट्ठे हो जाएंगे? Na+। समझ रहे हो मेरी बात? देखो भाई, इनको जहां पे इनको स्टेबिलिटी मिलेगी इन दोनों बलों के काम करने के कारण,
तो ये सोडियम प्लस के चारों ओर तो Cl माइनस इकट्ठे हो जाएंगे और Cl माइनस के चारों ओर क्या इकट्ठे हो जाएंगे, Na प्लस। तो इस Na प्लस के चारों ओर एक परिमंडल, उसी प्रकार Cl माइनस के चारों ओर विपरीत आवेशित आयनों का एक परिमंडल बन जाता है। इसे कहते हैं आयनिक परिमंडल। क्या कहते हैं भाई, इसे कहते हैं आयनिक परिमंडल। समझ में आई पहली परिभाषा? पहली परिभाषा समझ में आई? यानी कि कहने का मतलब क्या है, एक तो कार्य करेगा इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स, अंतरायनिक बल, जो इन्हें एक दूसरे की व्यवस्थित संरचना में लाने का प्रयास करेगा, और जो दूसरा बल है वो कार्य करेगा इनकी परस्पर टक्कर से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा के कारण, परस्पर टक्कर से उत्पन्न प्रतिकर्षण बल जो होगा वो कार्य करेगा। तो दोनों बल क्या करेंगे भाई, दोनों बल कुछ इस प्रकार की, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट कार्य कर रहे हैं ना, एक दूसरे के अपोजिट कार्य कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे के विपरीत कार्य करने की वजह से इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि Na प्लस के चारों ओर उसके विपरीत आवेशित आयन होते हैं और Cl माइनस के चारों ओर उसके विपरीत आवेशित आयनों का एक परिमंडल बन जाता है। इसे क्या कहते हैं, आयनिक परिमंडल। क्या कहते हैं इसे, आयनिक परिमंडल। आ गई पहली परिभाषा समझ में, आई या नहीं आई, हाँ या ना, कोई डाउट तो नहीं है, आ गई? आ गई। अगली चलो, अगली जिसके बारे में डिबाई हकल ने बताया, असम्मित प्रभाव। देखो भाई, अभी तक तो मैडम आप बात कर रही थी जब Na प्लस और Cl माइनस ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ पात्र के अंदर पॉसिबिलिटी बन रही है, ऐसे ही अभी एक ही बना रही हूं, बस एक ही एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, बाकी दोनों एक चीज ही काम करेगी। समझ में आ गया? और क्या होगा, एक ही स्ट्रक्चर भी तो बनेगी, Cl माइनस के चारों ओर Na प्लस। समझ लो, यहां पे ऐसा काम कर रहे हैं। अब देखो होगा क्या, अब भाई डिबाई हकल ने लगा दिए यहां विद्युत अपघट्य, यहां पे विद्युत अपघट्य लगा दिए एनोड और कैथोड। एक एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, ध्यान रखना, एक भी परिभाषा निकली दिमाग से तो सब खत्म हो जाएगा। यहां पे डिबाई हकल ने लगा दिया विद्युत विभव, जैसे ही विद्युत विभव लगाया तो अब इनमें होगी हलचल उत्पन्न। हलचल कैसे उत्पन्न होगी, Na प्लस क्या करेगा, Na प्लस कहां जाने का प्रयास करेगा, कैथोड की ओर, और Cl माइनस कहां जाने का प्रयास करेगा, एनोड की ओर। तो ये आयनिक परिमंडल क्या हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कि ये इसकी जो बना हुआ है परिमंडल, ये हो जाता है, क्या हो जाता है, असम्मित हो जाता है। इसको कहते हैं असम्मित होना। जैसे ही विद्युत विभव लगाया थे तो आयन जो है अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगेंगे, और आयन जैसे ही अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेंगे तो आयनिक परिमंडल खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इस खराब को डिबाई हकल ने नाम दिया असिमेट्रिकल, यानी कि असम्मित हो जाता है। क्या हो जाता है, असम्मित हो जाता है। इस आयनिक परिमंडल को समायोजित करने के लिए कुछ समय लगता है वापस, इस आयनिक परिमंडल को जैसा पहले था वैसा लाने के लिए कुछ समय लगता है, इसे कहते हैं विश्रांति काल। आयनिक परिमंडल को पुनः व्यवस्थित करने में कुछ समय लगता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, विश्रांति काल कहते हैं। तो अब क्या होता है, जैसे सोचना एक बार, Na प्लस जो है वो किधर जाएगा, कैथोड की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा, Na प्लस, सोचो क्या होगा, इमेजिन करके देखो, Na प्लस कैथोड की ओर जाने लगा इस आयनिक परिमंडल से बाहर निकल के, तो Cl माइनस क्या करेगा, इसके पीछे पीछे एक चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और Cl माइनस पर नेगेटिव चार्ज है। तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, जो देखना मेरी बात, Na प्लस चलने लगा, Na प्लस के पीछे पीछे कौन चलने लगेंगे, क्लोरीन माइनस चलने लगेंगे। तो ये क्लोरीन माइनस चलेगा तो ये प्रयास करेगा कि इसकी गति को कम कर पाए। अरे ऐसा हो रहा है, Na प्लस
यहां से बाहर निकल के अपने इलेक्ट्रोड की ओर जा रहा है। अब जैसे अपने इलेक्ट्रोड की ओर जा रहा है तो Cl माइनस इसके पीछे पीछे चलेगा कि नहीं चलेगा? कारण क्या है Cl माइनस के पीछे चलेगा? इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो Cl माइनस यहां भी आ जा सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। तो ये इसकी गति को, अरे दो बल कार्य कर रहे हैं, एक तो इस एनोड की ओर ले जाने की, कैथोड की ओर ले जाने के लिए काम करना पड़ रहा है, दूसरा इस क्लोरीन माइनस के Cl माइनस के कारण भी तो इसकी गति कम हो रही है कि नहीं हो रही है? इस आयन की गति को कम करने का क्या करते हैं, क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। इस गति को कम करने के प्रभाव को ही हम असम्मित प्रभाव कहते हैं। आयन की गति के कम करने के प्रभाव को ही हम क्या कहते हैं? असम्मित प्रभाव कहते हैं, क्योंकि इस गति के कारण आयनिक परिमंडल असम्मित हो जाता है। क्या हो जाता है? आयनिक परिमंडल असम्मित हो जाता है। आया या नहीं आया समझ में? आया या नहीं? हाँ या ना? बताओ, दोबारा तो नहीं बताना। सबको आ गया? सबको ना? एक भी नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि अभी तीसरा प्रभाव पढ़ोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। ध्यान रखना, दिमाग में कंफ्यूजन बिल्कुल ही नहीं करनी है, ठीक है? अब देखो, यानी कि हमने आयनिक परिमंडल बना लिया, आयनिक परिमंडल असिमेट्रिकल भी हो गया। अगला जिसका प्रभाव का नाम है इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव। देखो भाई, इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव क्या होता है? देखो, अब हम पढ़ चुके हैं दो चीजें। देखो भाई, ऐसा तो है नहीं, यहां विलायक नहीं है, यहां मैंने डाले हैं NaCl, ये मैं कर चुकी हूं पहले ही। यहां मैंने विद्युत विभव भी लगा दिया है साथ ही साथ, असम्मित प्रभाव के अकॉर्डिंग आयनिक परिमंडल बन गया, आयनिक परिमंडल असिमेट्रिकल भी हो गया। Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस इस विलायक के अंदर घुलेंगे कि नहीं घुलेंगे? घुलनशील, अरे कुछ तो घुलनशील हो जाते हैं, कुछ तो होंगे, कुछ तो होंगे। मतलब डिबाई और अकल ने दोनों कंडीशन मान ली कि मान लो कुछ आयन विलायक योजित नहीं हुए तो वो कौन कौन से प्रभाव दिखा दिए? आयनिक परिमंडल और असम्मित प्रभाव। अब अगली जो प्रभाव दिया है वो दिया है कि मान लो आयन विलायक योजित हो गए तो कौन सा प्रभाव पड़ेगा। तो देखो क्या होता है। अब होता क्या है, जैसे ही आप विद्युत प्रभाव लगाओगे, विद्युत प्रभाव लगा चुके हो, तो विलायक योजित आयन भी तो गति करने लगेंगे। जैसे यहाँ पे Na प्लस घुला हुआ है, माना, इमेजिन करो, इमेजिन करो, सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे उसके अपोजिट दूसरा आयन ले सकते हैं हम। एक बार इमेजिन करने के लिए मैं एक नॉर्मल अपनी तरफ से एक एग्जांपल बना रही हूं। जैसे देखो, क्या इलेक्ट्रोफोरेटिक ही है, इलेक्ट्रोफोरेटिक ही है इसका नाम, हिंदी में भी इलेक्ट्रोस्थैतिक प्रभाव कहते हैं, पर वो इलेक्ट्रोफोरेटिक के नाम से आता है पेपर में। देखो होता क्या है, यहां विलायक है, एक एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूं, माना यहां पॉजिटिव आयन घुल गया है इसमें, ऐसा नहीं है नेगेटिव नहीं है, दिमाग में से मत लाना, ऐसा नहीं है नेगेटिव नहीं है, पर मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि मुझे सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव आपको समझाना है। यहां प्लस आयन विलायक के अंदर घुला हुआ है, यहां लगा हुआ है साहब कैथोड और यहां लगा हुआ है एनोड। देखना होगा क्या, होगा ये, मैडम एक मिनट वीडियो पॉज करना, देखना होगा क्या, यहां पे इसमें घुले हुए हैं धनायन, माना मैंने इसमें क्या घुले हुए हैं? धनायन। तो देखो भाई होगा क्या, मानो यहां Cl माइनस है, समझने की कोशिश करना मेरी बात, जैसे ही आप यहां विद्युत विभव लगाओगे आपके विचार से Cl माइनस को गति कहां करना चाहिए? एनोड की ओर गति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? समझने की कोशिश करना, एनोड की ओर गति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो जैसे Cl माइनस गति करता है इस एनोड की ओर, तो मैंने पहले भी बताया था कि Na प्लस इसके पीछे पीछे चलने लगेंगे आयनिक परिमंडल के बाद असम्मित प्रभाव की परिभाषा से Na प्लस इसके पीछे पीछे चलने लगेंगे, तो Cl माइनस को इस Na प्लस के विरुद्ध गति करनी पड़ेगी। एक तो समझना, एक तो गति करनी पड़ेगी इस Na प्लस के खिलाफ गति,
और दूसरा क्या होगा कि ये जो विलायक योजित आयन जो हैं, इससे बनेगी एक विद्युत धारा या एक विलायक की धारा बनेगी। क्या बनेगी? एक विलायक की धारा बनेगी जो सिर्फ और सिर्फ जिसमें पॉजिटिव आयन घुले हुए होंगे। तो पॉजिटिव आयन क्या करेंगे? ये पॉजिटिव आयन भी इसके पीछे पीछे गति करने लगेंगे। तो इस ऋणायन को एक तो अपने विपरीत आवेशित आयन के खिलाफ गति करनी पड़ती है, और दूसरा विलायक योजित जो आयनों की एक धारा बनी हुई है उसके खिलाफ भी गति करनी पड़ती है। तो इस विलायक योजित धारा के खिलाफ गति करने के प्रभाव को ही इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव कहते हैं। और ध्यान रखना, दोनों ही गति को यानी कि चालकता को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो दोनों से ही चालकता में आती है कमी। ध्यान रखना। अब समझे चालकता में कमी कैसे आएगी? जैसे जैसे अगर आयनों को सांद्र करोगे तो जहां मैं केवल एक Cl- की बात कर रही हूँ वहां हजारों Cl- हो जाएंगे और उसके पीछे पीछे हजारों Na+ जाने लगेंगे, और साथ ही साथ इस विलायक योजित धारा भी बहुत हजारों धनायनों की बन जाएगी और ये धारा के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा। और सेकंड क्या है, जो Na+ जो आयनिक परिमंडल की वजह से, जो आयनिक परिमंडल जो अस्मित हुआ था उसकी वजह से भी जो एक Na+ इसके पीछे पीछे चल रहे थे उसके खिलाफ भी गति करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, इन दोनों के खिलाफ गति करने के प्रभाव को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव। आया या नहीं आया समझ में? देखो भाई, ये कल मैंने कहा कंसेप्चुअल है। अगर कंसेप्ट को पकड़ा तो चीजें कभी टफ नहीं लगती हैं, और कंसेप्ट से बाहर गए यानी कि किताबों से रटने की कोशिश करी तो ये 1% भी समझ में नहीं आएगा। चाहे भले आप कहीं से कोशिश कर लेना, मेरे नोट्स पढ़ के देख लेना, वहां से भी नहीं आएगा समझ में, अगर मेरी क्लास में समझा नहीं है तो। ये थोड़ा अजीब टाइप का है, इसलिए मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है ये। आया या नहीं आया? दोबारा तो नहीं बतानी, तीनों आ गई। देखो, एक चीज समझने की कोशिश करना। अभी फिलहाल में मोदी जी का बड़ा क्रेज चल रहा था, आपने देखा था कोरोना के टाइम पे। तो आपने स्टार्टिंग में देखा था मोदी जी की कंडक्टिविटी जो थी बहुत ज्यादा थी, हाई पावर पे थी। समझना मेरी बात, हाई पावर पे थी वो। एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से मैं बात कर रही हूं। हुआ क्या? अब देखो भाई, मोदी जी, कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर मैं ये कहूं कि इन पर पॉजिटिव चार्ज है और इन पर नेगेटिव, यानी कि ये इन्होंने कोई बात कही है कि भाई कोरोना के लिए मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो। इनके अपोजिट में जो दूसरे आयन है यानी कि दूसरी पार्टी के लोग हैं, जैसे राहुल गांधी जी, समझना मेरी बात, ये दूसरी पार्टी के आयन हैं। यानी कि अगर इन पर धनायन है तो ये हमेशा नेगेटिव बोलकर चलेंगे कि इन्होंने कहा है मास्क लगाना है, ये कह रहे हैं नहीं भाई इन्होंने कहा है तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन ये प्रधानमंत्री हैं तो इनके चक्कर में ये इसको अट्रैक्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि इनकी बात माने बिना, चाहे वाली दुनिया में आप इनके कितने विरोध में चले जाओ भारत के अंदर, लेकिन बात तो इन्हीं की मानी जाएगी, फाइनल बात तो इन्हीं की होनी है। कहने का मतलब क्या है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि मोदी जी ने कहा मास्क लगाओ, इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया नहीं। एक बार रिज्वाइन करो फिर बात करते हैं।